सो चलिए अब हम देखते हैं एक्लेम्सिया को थोड़ा डिटेल्स में। ठीक है, एक्लेम्सिया क्या होता है हमने अभी पढ़ा भी। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो एक्लेम्सिया का मतलब क्या होता है, जो हमने अभी पढ़ा था कुछ देर पहले कि अगर ब्लड प्रेशर हाई है और ब्लड प्रेशर के साथ साथ पेशेंट को क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है ना। ब्लड प्रेशर के साथ साथ पेशेंट को कन्वर्जन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्लेम्सिया बोलेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, यहां पर क्या होगा, ऑक्यूरेंस ऑफ सीजर, ऑक्यूरेंस ऑफ सीजर with high BP, with high ब्लड प्रेशर, है ना। यही हमने पढ़ा है ना, यहाँ पे भी, यहाँ पे हमने पढ़ा है ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा प्लस सीजर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्लेम्सिया बोलेंगे। ठीक है, सीजर होगा और सीजर किस टाइप का सीजर होगा, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर होगा, टोनिक क्लोनिक सीजर होगा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो किस टाइप का सीजर होगा सर, एक्लेम्सिया में किस टाइप का सीजर होगा, तो जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर होगा। ठीक है, क्लियर। अब हम देख लेते हैं साइन ऑफ इंपेंडिंग एक्लेम्सिया, क्या क्या साइन हो सकता है एक्लेम्सिया के लिए। ठीक है, साइन ऑफ इंपेंडिंग एक्लेम्सिया, पहले तो पेशेंट को क्या होगा, एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होगा। ठीक है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होगा। और क्यों होगा सर पेन, क्योंकि जब लीवर का कैप्सूल जो होता है ना, वहां पर सब कैप्सुलर हेमाटोमा हो जाता है लीवर पे। और जब सब कैप्सुलर हेमाटोमा होगा तो लीवर का कैप्सूल क्या होगा, स्ट्रेस्ड होगा। क्यों होता है यहां पर एपिगैस्ट्रिक पेन, ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ लीवर कैप्सूल, और लीवर कैप्सूल क्यों स्ट्रेच होगा, वाई लीवर कैप्सूल विल बी स्ट्रेच, बिकॉज ऑफ कैप्सुलर हेमाटोमा, बिकॉज ऑफ सब कैप्सुलर हेमाटोमा। ठीक है, सब कैप्सुलर हेमाटोमा की वजह से क्या होगा, लीवर कैप्सूल का स्ट्रेचिंग होगा। और जब लीवर कैप्सूल का स्ट्रेचिंग होगा तो क्या होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा। ठीक है, तो अभी आपको बस इतना समझना है कि साइन ऑफ इंपेंडिंग एक्लेम्सिया में एपिगैस्ट्रिक पेन। और क्या होगा सर, तो और होगा नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकता है, नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकता है। और क्या होगा, तो सीवियर हेडेक होगा, सीवियर हेडेक। और क्या होगा, तो कुछ हमको विजुअल डिस्टर्बेंसेस होगा, यानी कि विजुअल सिम्टम्स हमको देखने को मिलेगा। और विजुअल सिम्टम्स में क्या होगा, जैसे कि ब्लरी विजन, तो जब भी पेशेंट आपके पास आएंगे तो पेशेंट आपको बोलेंगे कि डॉक्टर आई एम हैविंग एपिगैस्ट्रिक पेन, एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होगा। और क्या होगा, तो नोजिया एंड वोमिटिंग के साथ आएंगे और ये भी बोलेंगे कि हमको सीवियर हेडेक हो रहा है। और साथ ही साथ ये भी बोलेंगे कि जब हमको देखने में धुंधलापन हमको महसूस होता है, यानी कि ब्लरी विजन होता है, यानी कि वो बहुत क्लियरली देख नहीं पाती है। ठीक है, तो एक और चीज आपको इसमें क्या याद रखना है कि आई फंडस एग्जामिनेशन, जब भी एक्लेम्सिया के पेशेंट हमारे पास आते हैं ना, तो हम आई फंडस एग्जामिनेशन भी हम करवाते हैं, आई फंडस एग्जामिनेशन भी हम करवाते हैं। ठीक है, और किस पेशेंट में करते हैं, आई फंडस एग्जामिनेशन हम करते हैं सीवियर, इन केस ऑफ सीवियर पेशेंट, सीवियर इन केस ऑफ सीवियर। ठीक है, और ऑब्वियसली ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है, ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर एक्लेम्सिया। तो ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर एक्लेम्सिया में कुछ भी नहीं है, ये आपको याद रखना है। बस एक ड्रग से जो है मैग्नीशियम सल्फेट,
MgSO4, और ये आपको याद रखना ही है, ठीक है। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। सो ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर एक्लेम्सिया क्या होगा सर? सो ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर एक्लेम्सिया में मैग्नीशियम सल्फेट होगा, ठीक है। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा? सो दूसरा प्रॉब्लम होगा हेल्प सिंड्रोम। हेल्प सिंड्रोम हमने क्या पढ़ा था कि सिवियर, हमने यहां पर क्या पढ़ा है कि सिवियर प्री एक्लेम्सिया अगर हो जाएगा तो वो दो चीज कॉज कर सकती है, एक तो एक्लेम्सिया कॉज कर सकती है और दूसरा हेल्प सिंड्रोम कॉज कर सकती है। तो एक्लेम्सिया में हमने अभी कंप्लीट किया कि एक्लेम्सिया में क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, साथ ही साथ वहां पर सीजर आने लगता है। और सीजर किस टाइप का होता है? तो जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर होता है ना। और हमने साइन ऑफ इम्पेंडिंग एक्लेम्सिया भी पढ़ा, हमने ड्रग्स भी पढ़ा, बट हम मैनेजमेंट हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब सेकेंड है हेल्प सिंड्रोम। तो ये हेल्प सिंड्रोम क्या होता है सर? तो इसका जो मीनिंग है ना, ये इसके नेम से ही पता चल जाएगा। देखिए, H का मतलब होता है हेमोलाइसिस। H का मतलब क्या होता है? हेमोलाइसिस। और EL का मतलब होता है एलिवेटेड लीवर एंजाइम। एलिवेटेड लीवर एंजाइम। और ये अलग से जो L है, इसका मतलब होता है L, और P का मतलब होता है लो प्लेटलेट्स। लो प्लेटलेट्स, लो प्लेटलेट्स, ठीक है। तो अगर ये तीन चीज हम देख रहे हैं, पेशेंट आपके पास आ रही है और हम देख रहे हैं लो प्लेटलेट्स देख रहे हैं, और साथ ही साथ हम लीवर का एंजाइम जो है वो एलिवेटेड हम देख रहे हैं, और कितना एलिवेटेड? 2 टाइम्स देन नॉर्मल लिमिट अगर हम एलिवेटेड देख रहे हैं, और पेशेंट को हेमोलाइसिस है, तो हम समझेंगे कि इस पेशेंट को हेल्प सिंड्रोम है, ठीक है। अब हेल्प सिंड्रोम को डायग्नोज करने के लिए, हेल्प सिंड्रोम को डायग्नोज करने के लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया है, और जिस क्राइटेरिया का नाम है इस क्राइटेरिया, हेल्प सिंड्रोम। हेल्प सिंड्रोम, और ये आपका क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। कौन सा क्राइटेरिया? व्हाट इज द नेम ऑफ क्राइटेरिया दैट वी आर यूजिंग टू डायग्नोज हेल्प सिंड्रोम? देन दैट इज क्राइटेरिया, ठीक है। अब क्या होता है ये क्राइटेरिया में? क्राइटेरिया में आपको याद रखना है, पहले तो हमने क्या पढ़ा? H का मतलब होता है हेमोलाइसिस। बट कब हम पेशेंट को बोलेंगे कि पेशेंट को हेमोलाइसिस है? तो टेनिस क्राइटेरिया बोलती है कि अगर ये चार जो अभी हम डिस्कस करेंगे, ये चार में से अगर कुछ दो प्रेजेंट है एटलीस्ट, तो हम मानेंगे कि इस पेशेंट को हेमोलाइसिस है। तो हेमोलाइसिस के लिए क्या होता है? एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग शुड प्रेजेंट। पहले तो ये याद रखना है, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग शुड प्रेजेंट। शुड प्रेजेंट, ठीक है। सो क्या है और ये चार्ट? सो नंबर 1 इज PBS। PBS अंडरस्टैंड फॉर पेरिफेरियल ब्लड स्मीयर्स। पेरिफेरियल ब्लड स्मीयर्स। पेरिफेरियल ब्लड स्मीयर्स में अगर सिस्टोसाइट्स हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है, सिस्टोसाइट्स अगर हमको देखने को मिल रहा है, या तो बर्ड सेल हमको देखने को मिल रहा है, बर्ड सेल, ठीक है। सिस्टोसाइट या बर्ड सेल अगर प्रेजेंट है तो हम क्या समझेंगे कि ये हेमोलाइसिस हो सकता है, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक या दोनों अगर प्रेजेंट है, ठीक है, इफ प्रेजेंट तो हम क्या समझेंगे कि ये हेमोलाइसिस की तरफ इशारा कर रही है, ठीक है। और साथ में हम नंबर टू में हम क्या देखेंगे? LDH का जो लेवल होगा, LDH का जो लेवल होगा ये क्या होगा? हाई होगा। LDH का लेवल क्या होगा सर? हाई होगा। तो कितना हाई होगा? सो मोर देन 600 इंटरनेशनल यूनिट। और ये नंबर आपको याद रखना है, ठीक है। LDH का लेवल हाई होगा, ठीक है, और कितना हाई होगा? सो मोर देन 600 इंटरनेशनल यूनिट। या तो इसमें क्या होगा? हेप्टाग्लोबिन का लेवल जो है ये लो होगा। हेप्टोग्लोबिन का लेवल क्या होगा सर? सो लो होगा, ठीक है।
हेप्टोग्लोबिन लो होगा, याद रखना है हेप्टोग्लोबिन लो होगा और एलडीएच का लेवल क्या होगा, हाई होगा। ठीक है। नंबर थ्री में इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, हमको देखने को मिलेगा मोर देन 1.2, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन मोर देन 1.2 हमको देखने को मिलेगा, या हमको सीवियर अनएक्सप्लेन एनीमिया होगा, सीवियर अनएक्सप्लेन एनीमिया। ये चार में से अगर कोई भी दो प्रेजेंट है, ठीक है, ये चार में से अगर कोई भी दो प्रेजेंट है तो फिर हम क्या समझेंगे कि पेशेंट को हेमोलाइसिस है। पहले तो पीबीएस हो गया है ना, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में हमको सिस्टोसाइट या बर्सस देखने को मिलेगा। दूसरा एलडीएच का लेवल हाई होगा या हेप्टोग्लोबिन का लेवल लो होगा। नंबर 3 में इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जो है वो मोर देन 1.2 होगा और सीवियर अनएक्सप्लेन एनीमिया होगा। अगर इतना है और इसमें से कोई भी दो, अगर चारों प्रेजेंट है ठीक है, अगर नहीं है तो इसमें से कोई भी दो प्रेजेंट है तो हम क्या समझेंगे कि पेशेंट को हेमोलाइसिस है। ठीक है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एलपी का मतलब हमने क्या पढ़ा था, लो प्लेटलेट्स, है ना, लो प्लेटलेट्स। लो प्लेटलेट्स, कितना लो प्लेटलेट्स होगा सर, सो दैट इज लेस देन 1 लाख, लेस देन 1 लाख। सो हेल्प सिंड्रोम के केस में हम प्लेटलेट का लेवल जब हम चेक करेंगे तो हमको कितना देखने को मिलेगा, सो लेस देन 1 लाख। ठीक है। और लीवर एलिवेटेड लीवर एंजाइम, एलिवेटेड लीवर एंजाइम में क्या होगा, एलिवेटेड लीवर एंजाइम, एलिवेटेड लीवर एंजाइम कितना होगा, कितना एंजाइम एलिवेटेड होगा, सो मोर देन 2 टाइम्स और एटलीस्ट 2 टाइम्स देन नॉर्मल लिमिट, नॉर्मल लिमिट। ठीक है, ठीक है, 2 टाइम्स देन नॉर्मल लिमिट। और इतना आपको याद रखना है। फिर से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं सर। ठीक है, हम जो क्राइटेरिया हम फॉलो करते हैं हेल्प सिंड्रोम को डायग्नोस करने के लिए, उस क्राइटेरिया का नाम क्या है, सो टेनिस क्राइटेरिया। टेनिस क्राइटेरिया क्या बोलती है, एच अंडरस्टैंड फॉर हेमोलाइसिस। और हेमोलाइसिस में हम क्या देखते हैं, एटलीस्ट 4 में से कोई 2 प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या क्या है 4, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर्स में हमको बर्सेस या सिस्टोसाइट्स हमको देखने को मिल सकता है। एलडीएच का लेवल हाई होगा और हेप्टोग्लोबिन का लेवल लो होगा। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन मोर देन 1.2 होगा और सीवियर अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया होगा। ये चारों में से कोई 2 अगर प्रेजेंट है तो हम समझेंगे इस पेशेंट को हेल्प सिंड्रोम है। और लो प्लेटलेट्स, लो प्लेटलेट्स कितना लो होगा सर, सो लेस देन 1 लाख होगा। और लीवर का एंजाइम एलिवेटेड होगा, तो कितना एलिवेटेड होगा, सो मोर देन 2 टाइम्स देन नॉर्मल लिमिट। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोग। चलिए और कुछ चीजें आपको हम बता देते हैं हेल्प सिंड्रोम के रिगार्डिंग। हेल्प सिंड्रोम के केस में हमेशा हमको ब्लड प्रेशर हाई ही देखने को नहीं मिलता है, किसी किसी केस में हमको नॉर्मल भी देखने को मिलता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, सो बट क्या होता है ये कि 85% केस में, 85% केस में हमको जो ब्लड प्रेशर का जो लेवल होता है वो हमको क्या होता है, इंक्रीज्ड देखने को मिलता है। ठीक है, बट 15% केस में हमको ब्लड प्रेशर का लेवल जो है वो बीपी हमको नॉर्मल भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्लियर, क्लियर, याद रखना है। हेल्प सिंड्रोम में 85% केस में क्या होगा, ब्लड प्रेशर का लेवल इंक्रीज होगा, बट 15% केस में ब्लड प्रेशर का लेवल क्या हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है, और हेल्प सिंड्रोम किस फीमेल में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, सो मल्टी ग्रेविडा फीमेल में, मल्टी ग्रेविडा फीमेल में ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। ठीक है, इतना हमने देख लिया। अब हम क्या देखते हैं, और थोड़ा सा सोचिए कि हमने क्या पढ़ा था कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जो है ना, पीआईएच जो है ये किस चीज की वजह से होता है, क्यों होता है ये पीआईएच, तो प्लासेंटल एबनॉर्मलिटीज के वजह से, प्लासेंटल पैथोलॉजी और प्लासेंटल एबनॉर्मलिटीज के वजह से होता है। ठीक है, इसका मतलब
अगर हम प्लासेंटा को रिमूव कर देते हैं, फीमेल को प्रॉब्लम है, PIH है, अगर हम प्लासेंटा को हम रिमूव कर देते हैं तो हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही प्लासेंटा की वजह से है। किस केस में? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के केस में। बट क्रोनिक हाइपरटेंशन के केस में ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्रोनिक हाइपरटेंशन के पेशेंट को पहले से, फीमेल को पहले से ही क्या है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है। सो हम यहां पर प्लासेंटल एब्नॉर्मलिटीज है। सो इफ वी आर रिमूविंग, if we remove placenta, obviously our problem will be solved, है ना, ठीक है। सो इससे हमको क्या लगता है कि जब भी पेशेंट प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के केस को लेकर हमारे पास आएगा, है ना, उस कंडीशन में अगर हम प्लासेंटा को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यानी कि हम प्रेगनेंसी को अगर हम टर्मिनेट कर देते हैं तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो ये हम मैनेजमेंट की पार्ट में हम देख लेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना याद रख लीजिए। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं रिस्क फैक्टर ऑफ PIH। रिस्क फैक्टर ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, क्या क्या होगा सर रिस्क फैक्टर इसमें? सो पहले तो अगर पेशेंट प्रीमी ग्रेविडा है, तो पेशेंट को PIH होने को रिस्क रहेगा। मल्टी ग्रेविडा फीमेल है तो क्या होने का रिस्क रहेगा? हेल्प सिंड्रोम, है ना। प्रीमी ग्रेविडा है तो PIH। और अगर फैमिली हिस्ट्री है, PIH का फैमिली हिस्ट्री है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। या साथ में अगर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ PIH है तो भी ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। या तो अगर फीमेल को डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो भी ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिल सकता है। या तो अगर ट्विंस प्रेगनेंसी है, याद रखना है ये ट्विंस प्रेगनेंसी, कभी कभार केस स्टडीज क्वेश्चन में ना आपको ये क्लू दे सकते हैं। ट्विंस प्रेगनेंसी है तो भी PIH देखने को मिल सकता है। अगर मोलर प्रेगनेंसी है तो भी PIH देखने को मिल सकता है। और मोलर प्रेगनेंसी और ट्विंस प्रेगनेंसी को खास तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही साथ अगर पेशेंट को कोई भी किसी भी तरीके का किडनी डिजीज है तो भी PIH होने का रिस्क होगा। या तो पेशेंट को अपला सिंड्रोम है तो भी पेशेंट को क्या होगा? PIH होने का रिस्क रहेगा। या अगर फीमेल जो है वो ओबीज है तो भी ये रिस्क होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का। या न्यू पैटर्निटी, ठीक है, तो भी रिस्क हो सकता है किस चीज का? तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर है PIH का जो आपको याद रखना जरूरी, ठीक है, ठीक है। चलिए, बट एक चीज आप इसमें याद रख लेना कि स्मोकिंग जो होता है ना, स्मोकिंग, ये PIH के केस में क्या होता है? PIH के केस में क्या होता है? ये प्रोटेक्टिंग फैक्टर होता है, ठीक है, प्रोटेक्टिंग फैक्टर होता है। अभी इसकी फिजियोलॉजी पे और कैसे ये काम करती है इस पर अभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना डिटेल्स अभी जरूरी नहीं है। बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लीजिए कि स्मोकिंग जो है वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के लिए क्या है? तो प्रोटेक्टिंग फैक्टर है, ठीक है। और एक चीज हमको क्या याद रखना है कि किसी भी फीमेल को अगर रिस्क है, ठीक है, आइडेंटिफाइबल रिस्क है, वुमेन विथ आइडेंटिफाइबल risk factor are treated with एस्पिरिन। किसी भी फीमेल को ना अगर रिस्क है
PIH का, तो उसमें हम एस्पिरिन हम दे सकते हैं, एस्पिरिन से हम ट्रीट कर सकते हैं। तो एस्पिरिन का डोज क्या होगा? सो 50 to 150 मिलीग्राम पर डे, ठीक है, 50 to 150 मिलीग्राम पर डे। और कब से हम ये देना स्टार्ट करेंगे एस्पिरिन? सो आफ्टर 12 वीक्स और फ्रॉम 12 वीक्स, फ्रॉम 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, फ्रॉम 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी का 12 वीक हो जाएगा ना, तब हम क्या कर सकते हैं? हम एस्पिरिन हम दे सकते हैं, और एस्पिरिन से हम पेशेंट को हम क्या कर सकते हैं? ट्रीट हम कर सकते हैं, अगर हमको वहां पर आइडेंटिफाइबल रिस्क अगर हमको लगा तो। बहुत लो डोज में एस्पिरिन, इन वेरी लो डोज, ठीक है, लो डोज में। एवरीवन क्लियर? क्लियर, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं प्रिडिक्टर्स ऑफ PIH, है ना, प्रेडिक्टर्स ऑफ PIH। हम कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस फीमेल को PIH हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ टेस्ट हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, और ये टेस्ट बस आप याद रख लीजिए, ये आपको क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेगा। तो नंबर 1 है SFLT1। SFLT1 इसको हम बोलते हैं सोल्यूबल FMS ट्रायोसिन काइनेज 1, ठीक है। दूसरा है S एंडोगोलिन, और थर्ड जो है वो है थ्रोम्बोक्सिन A2, जिसको हम TXA2 भी हम बोलते हैं, ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन A2। तो ये कुछ टेस्ट हैं जिससे हमको क्या पता चलेगा कि इस पेशेंट को, इस फीमेल को PIH का रिस्क है। तो क्या होगा? ये SFLT1, S एंडोगोलिन, TXA2, थ्रोम्बोक्सिन A2, ये सब क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो ये सब क्या होगा सर? तो ये सब इंक्रीज होगा। जब हम ये टेस्ट करेंगे ना, ये और ये फैक्टर सब जब इंक्रीज हमको देखने को मिलेगा, तो हम क्या समझेंगे कि इस पेशेंट को क्या होगा? PIH हो सकता है। साथ ही साथ और कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे VEGF, इसको हम बोलते हैं वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, VGEF, और नाइट्रिक ऑक्साइड एंड प्रोस्टासाइक्लिन, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर हम ये फैक्टर्स अगर हम चेक करते हैं, ठीक है, और हमको SFLT1 इंक्रीज देखने को मिलता है, S एंडोगोलिन इंक्रीज देखने को मिलता है, या थ्रोम्बोक्सिन A2 इंक्रीज देखने को मिलता है, तो हम समझेंगे कि इस पेशेंट को क्या हो सकता है? तो इस पेशेंट को हो सकता है PIH, या तो और, है ना, या तो VEGF डिक्रीज होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड डिक्रीज होगा, या प्रोस्टासाइक्लिन डिक्रीज होगा। ये तीनों का जो फैक्टर है, ये अगर हमको डिक्रीज देखने को मिलता है, इसका लेवल जो हमको डिक्रीज देखने को मिलता है, तो भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस पेशेंट को क्या होगा? हाइपरटेंशन होने का रिस्क है, या हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है, क्लियर। अब हम देख लेते हैं इमेजिंग टेस्ट। सो इमेजिंग मोडेलिटीज में हमको क्या टेस्ट हम करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि इस पेशेंट को रिस्क है PIH का। सो इमेजिंग मोडेलिटीज में हम करेंगे सर USC, और USC हम किस चीज का USC करेंगे? तो यूटेराइन आर्टरी डॉपलर। अगर हम यूटेराइन आर्टरी डॉपलर करते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि इस पेशेंट को PIH होने का रिस्क है या नहीं है, ठीक है। तो इमेजिंग मोडेलिटीज में हम क्या करेंगे सर? USC करेंगे, ठीक है। USC में हम कौन सा USC करेंगे? सो यूटेराइन आर्टरी डॉपलर करेंगे, ठीक है। सो यूटेराइन आर्टरी डॉपलर में क्या होता है? एक हमको नोच देखने को मिलता है, जैसे कि आप इस इमेज में आप देख सकते हैं कि यहां पर हमको क्या हो रहा है? यहां पर हमको एक नोच देखने को मिल रहा है। जनरली क्या होता है, ये नोच जो है ये 22 to 24 वीक्स तक की प्रेगनेंसी में ये देखने को मिलता है, और तब तक हम इसको नॉर्मल मानते हैं, ठीक है। बट अगर ये नोच 24 वीक्स के बाद भी हमको दिख रहा है, तो हम क्या समझेंगे? अगर ये नोच जो है ये हमको 24 वीक्स के बाद भी हमको देखने को मिल रहा है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस फीमेल को PIH हो सकता है,
ठीक है, ठीक है। सो इसको हम लिखते हैं इन यूटेराइन आर्टरी डॉपलर इन यूएससी, इन यूटेराइन आर्टरी डॉपलर ड्यूरिंग डायस्टोल देयर इज नोच, है ना, ये डायस्टोल में ही है ना, यहाँ पे नोच, ये नोच जो है ये डायस्टोल में ही है ऑब्वियसली। सो ड्यूरिंग डायस्टोल देयर इज नोच एंड दिस नोच शुड disappear, this notch should disappear by 22 to 24 weeks, ठीक है, 22 to 24 weeks ऑफ जेस्टेशन, ठीक है। 22 to 24 वीक्स में कब होना है, कब इसको डिसअपियर हो जाना चाहिए, 22 to 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में ये डिसअपियर हो जाना चाहिए, ठीक है। बट इफ डायस्टोल नोच प्रेजेंट, इफ डायस्टोल नोच प्रेजेंट बियॉन्ड 22 to 24 weeks, then there can be risk of developing PIH, ठीक है, ठीक है, क्लियर। सो अगर हम यूटेराइन आर्टरी डॉपलर कर रहे हैं, इमेजिंग मोडालिटीज में हम क्या करेंगे सर, यूटेराइन आर्टरी डॉपलर करेंगे। यूटेराइन आर्टरी डॉपलर में हम क्या देखेंगे, हम डायस्टोल में हमको नॉच देखने को मिलेगा। ये नॉच किस वीक तक नॉर्मल होता है, 22 to 24 वीक्स तक ये जनरली देखने को मिलता है। बट अगर 24 वीक्स के बाद तक भी अगर हमको ये नॉच दिख रहा है तो फिर हम क्या समझेंगे कि इस फीमेल को PIH होने का रिस्क बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब मुझे आप लोग बताएंगे कि फर्स्ट साइन ऑफ PIH क्या होगा। सर फर्स्ट साइन ऑफ PIH क्या होगा, तो फर्स्ट साइन ऑफ PIH इज हाई BP, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। PIH को हम कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, सो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे कि PIH को हम क्या कर सकते हैं, अगर आइडेंटिफाइबल रिस्क है तो हम लो डोज का एस्पिरिन हम यूज कर सकते हैं। सो PIH कैन बी प्रिवेंटेड बाय गिविंग लो डोज एस्पिरिन, है ना, लो डोज एस्पिरिन। और लो डोज एस्पिरिन में कितना हम देंगे सर, सो 50 to 150 mg पर डे, हमने यहां पर पढ़ा है ना, 50 to 150 mg पर डे। और कब हम देंगे, कब से हम देना स्टार्ट करेंगे, सो फ्रॉम 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 12 वीक से पहले हम नहीं देंगे, 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद ही हम देंगे, ठीक है। सो लो डोज ऑफ एस्पिरिन। अब हम देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ PIH होता कैसे है, ठीक है। सो फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्या, जी बिल्कुल। इसमें से कुछ चीजें हैं जो आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो PIH में पहले हम क्या देखते हैं, पहले है स्टेप बाय स्टेप हम फ्लो चार्ट पे हम देखने की कोशिश करते हैं। मदर, ठीक है, मदर को हो रहा है क्या, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। सो क्यों हो रहा है मदर्स को प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जो हमने पढ़ा था बिकॉज ऑफ द प्लासेंटल एब्नॉर्मलिटीज, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ प्लासेंटल एब्नॉर्मलिटीज और प्लासेंटल पैथोलॉजी। जब प्लासेंटा में ध्यान से सुनिए, जब प्लासेंटा में कोई भी पैथोलॉजी होगा तो वहां पर हमको देखने को मिलेगा मोस्ट कॉमनली जो है प्लासेंटल इस्कीमिया। क्या हमको देखने को मिलेगा सर, प्लासेंटल इस्कीमिया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं,
जब भी प्लासेंटा में कोई पैथोलॉजी हमको देखने को मिलेगा तो वहां पर जो प्रॉब्लम आएगा वो आएगा किस चीज का, प्लासेंटल इस्कीमिया का, ठीक है। और जब प्लासेंटल इस्कीमिया होगा वहां पे तो प्लासेंटा का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, देयर विल बी स्मॉल प्लासेंटा, ठीक है। सो साइज ऑफ प्लासेंटा विल बी स्मॉल, साइज ऑफ प्लासेंटा विल बी स्मॉल, ठीक है। प्लासेंटा का साइज स्मॉल क्यों हुआ सर, क्योंकि प्लासेंटल इस्कीमिया है। प्लासेंटल इस्कीमिया क्यों हुआ सर, क्योंकि प्लासेंटल पैथोलॉजी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब प्लासेंटा स्मॉल होगा, जब प्लासेंटा स्मॉल होगा तो प्लासेंटल इस्कीमिया की वजह से, ड्यू टू प्लासेंटल इस्कीमिया, प्लासेंटल इस्कीमिया वैसोकंस्ट्रिक्टर आर रिलीज्ड, वैसोकंस्ट्रिक्टर आर रिलीज। वैसोकंस्ट्रिक्टर क्यों रिलीज हो रहा है, क्योंकि प्लासेंटल इस्कीमिया है। तो प्लासेंटल इस्कीमिया की वजह से क्या होगा, प्लासेंटल इस्कीमिया की वजह से प्लासेंटा का साइज भी स्मॉल हो जाएगा और वैसोकंस्ट्रिक्टर भी क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। और जब वैसोकंस्ट्रिक्टर रिलीज होता है तो प्लासेंटा क्या करेगा, सारा वैसोकंस्ट्रिक्टर को, जितने भी वैसोकंस्ट्रिक्टर है ना, सबको क्या करेगा, मदर की ब्लड वेसल्स में फेंक देगा इसको, है ना। सो प्लासेंटा थ्रो ऑल वैसोकंस्ट्रिक्टर, प्लासेंटा थ्रो ऑल वैसोकंस्ट्रिक्टर इन मदर्स ब्लड, मदर्स ब्लड। यहां तक क्लियर है। वैसोकंस्ट्रिक्टर कहां पर थ्रो कर रहा है, मदर्स की ब्लड में। कौन थ्रो कर रहा है, प्लासेंटा, ठीक है। अब क्या होगा, जब वैसोकंस्ट्रिक्टर मदर की ब्लड में चला जाएगा तो ऑब्वियसली वहां पर वैसोकंस्ट्रिक्टर का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। सो ड्यू टू प्लासेंटल इस्कीमिया vasoconstrictor are increased in mother's blood, in mother blood, है ना। और जब वैसोकंस्ट्रिक्टर का लेवल जब इंक्रीज होगा तो वहां पर क्या होगा, ब्लड प्रेशर का लेवल हाई होगा, हाई ब्लड प्रेशर। क्यों हो रहा है, देखो हाई ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है, यहाँ पे क्यों हो रहा है, यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर, बिकॉज वेजोकंस्ट्रिक्टर जो है वो क्या है, वेजोकंस्ट्रिक्टर आर इंक्रीज्ड। और ये वेजोकंस्ट्रिक्टर आया कहां से है, सो वेजोकंस्ट्रिक्टर आया है प्लासेंटा से। प्लासेंटा ने रिलीज किया है वेजोकंस्ट्रिक्टर, और क्यों रिलीज किया है, क्योंकि प्लासेंटल इस्कीमिया है, ठीक है। और प्लासेंटा के थ्रू, प्लासेंटा क्या कर रहा है, प्लासेंटा थ्रो कर रहा है सारा वेजोकंस्ट्रिक्टर को मदर्स की ब्लड में, ठीक है। मदर्स की ब्लड में क्या हो रहा है, वैसोकंस्ट्रिक्टर को थ्रो कर रहा है, जिसकी वजह से वैसोकंस्ट्रिक्टर का लेवल मदर्स की ब्लड में इंक्रीज हो रहा है और वहां पर ब्लड प्रेशर का लेवल हाई हो रहा है। मदर्स को क्या हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, ठीक है। और आपको पता है हाई ब्लड प्रेशर जब भी होगा, हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू इंट्राक्रैनियल हेमोरेज, लीड्स टू इंट्राक्रैनियल हेमोरेज, ठीक है। ब्लड प्रेशर का लेवल जब हाई होगा तो क्या होगा, वहां पे हमको इंट्राक्रैनियल हेमोरेज देखने को मिलेगा। सो आपको एक और चीज आपको क्या याद रखना है, सो व्हेन देयर इज पीआईएच, सो व्हेन देयर इज पीआईएच, देयर इज हाई रिस्क, देयर इज हाई रिस्क ऑफ इंट्राक्रैनियल हेमोरेज, क्रैनियल हेमोरेज, ठीक है। और ये आपको याद रखना है, व्हेन देयर इज पीआईएच देयर इज हाई रिस्क ऑफ हैविंग इंट्राक्रैनियल हेमोरेज, ठीक है। क्लियर। चलिए अब हम क्या देखते हैं,
जब भी ब्लड प्रेशर का लेवल इंक्रीज होगा, सो इफ ब्लड प्रेशर इज हाई, if blood pressure is high, volume of blood क्या होगा, will be decreased. देखो यहां पर याद रखना है, जब भी ब्लड प्रेशर हाई होगा, फिर से मैं बता रहा हूं, जब भी ब्लड प्रेशर हाई होगा, ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। आपने ये पढ़ाई है ना कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो जब प्रेशर कम हो रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, जब प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये सिंपल फिजिक्स में हमने 11 में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब क्या याद रखना है आपको, व्हेन वॉल्यूम ऑफ ब्लड डिक्रीजेज, फिर आपको क्या याद रखना है कि जो सेरिब्रल ब्लड फ्लो होगा, जब ऑब्वियसली ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड कम है ना। ब्लड कम है तो क्या होगा, ब्लड कम है तो ब्लड फ्लो भी एंटायर बॉडी में कम होगा, तो ऑब्वियसली सेरिब्रल ब्लड फ्लो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। सो व्हेन वॉल्यूम ऑफ ब्लड डिक्रीजेस, देन सेरिब्रल ब्लड फ्लो डिक्रीजेस, है ना। नॉट ओनली इन सेरिब्रल, इन एंटायर बॉडी, इन होल बॉडी, एक्चुअली इन होल बॉडी फ्लो ऑफ ब्लड और ब्लड फ्लो डिक्रीजेस, है ना। होल बॉडी में ब्लड फ्लो क्या होगा, डिक्रीज होगा, बट होल बॉडी में डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, सेरिब्रल ब्लड फ्लो भी डिक्रीज हो रहा है। और जब भी सेरिब्रल ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा तो वहां पर क्या हमको देखने को मिलेगा, सेरिब्रल ब्लड फ्लो जब डिक्रीज होगा तो हमको सेरिब्रल हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। सो सेरिब्रल ब्लड फ्लो less cerebral blood flow leads to cerebral hypoxia। ठीक है, सेरिब्रल हाइपोक्सिया क्यों हो रहा है यहां पे, क्योंकि ब्लड फ्लो जो है वो कम है। कहां पे, सेरिब्रल ब्लड फ्लो है वो कम हो चुका है। और क्यों हुआ है कम, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई है। ब्लड प्रेशर हाई होगा तो सेरिब्रल ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा, नॉट ओनली सेरिब्रल ब्लड फ्लो, एंटायर बॉडी में ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा। और जब ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा तो वहां पर होगा सेरिब्रल हाइपोक्सिया। और जब सेरिब्रल हाइपोक्सिया होगा तो सेरिब्रल हाइपोक्सिया लीड्स टू कन्वर्जन। अब देखो स्टेप बाय स्टेप हमने पढ़ लिया, है ना। अब यहां पर क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। और हमने तो पढ़ा ही था कि एक्लेम्पसिया में क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है और साथ ही साथ कन्वर्जन होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर तो हुआ, क्यों हुआ हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि वेजोकंस्ट्रिक्टर रिलीज हो रहा है। और वेजोकंस्ट्रिक्टर कहां जा रहा है, तो मदर की ब्लड में जा रहा है। और वेजोकंस्ट्रिक्टर होने की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो सेरिब्रल ब्लड फ्लो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड डिक्रीज हो रहा है। और जब वॉल्यूम ऑफ ब्लड डिक्रीज हो रहा है तो एंटायर बॉडी में ब्लड की फ्लो डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से सेरिब्रल ब्लड फ्लो भी डिक्रीज हो रहा है। और सेरिब्रल ब्लड फ्लो डिक्रीज होने की वजह से सेरिब्रल हाइपोक्सिया हो रही है। और सेरिब्रल हाइपोक्सिया होने की वजह से कन्वर्जन हो रहा है। और यही हमने पढ़ा था कि एक्लेम्पसिया में कन्वर्जन प्लस हाई ब्लड प्रेशर होता है ना। क्लियर, ठीक है।
अब आपको क्या याद रखना है कि हम मैग्नीशियम सल्फेट हम क्यों यूज करते हैं एक्लेम्सिया के केस में। सो so to control so to control conversion so to control conversion हमको क्या करना पड़ेगा, we have to increase cerebral blood flow, है ना, cerebral blood flow। और सेरिब्रल ब्लड फ्लो इंक्रीज करने के लिए हम कौन सा मेडिसिन यूज करेंगे सर? तो ये हम करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट हम हाइपरटेंशन के लिए यूज नहीं करते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट हम यूज करते हैं सेरिब्रल ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए। जब सेरिब्रल ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो वहां पर सेरिब्रल हाइपोक्सिया नहीं होगा और कन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है, सो मैग्नीशियम सल्फेट क्यों? बिकॉज मैग्नीशियम सल्फेट increases cerebral blood flow, ठीक है एवरीवन क्लियर? हम एक बार फिर से क्विक रिवीजन ले लेते हैं। मदर को हुआ पीआईएच, और पीआईएच क्यों हुआ सर? क्योंकि प्लासेंटल पैथोलॉजी के वजह से। जब प्लासेंटल पैथोलॉजी होगा तो वहां पर क्या होगा सर? तो प्लासेंटल इस्कीमिया होगा। प्लासेंटल इस्कीमिया की वजह से क्या होगा? प्लासेंटा का साइज स्मॉल होगा, और प्लासेंटल इस्कीमिया की वजह से ही वैजोकंस्ट्रिक्टर रिलीज होगा। और ये वैजोकंस्ट्रिक्टर प्लासेंटा क्या करेगी? ये वैजोकंस्ट्रिक्टर को फेंक देगी मदर्स की ब्लड में, और वैजोकंस्ट्रिक्टर जब मदर्स की ब्लड में चला जाएगा तो वहां पर क्या होगा? ज्यादा वैजोकंस्ट्रिक्टर होने की वजह से वहां पर हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, है ना। और हाई ब्लड प्रेशर होगा तो हाई ब्लड प्रेशर जब भी होगा तो आपको पता है कि ये इंट्राक्रैनियल हेमोरेज क्रिएट कर सकती है। सो हम जब भी पेशेंट को पीआईएच का पेशेंट हम देख रहे हैं तो हमको ये याद रख के चलना है कि इस पेशेंट को इंट्राक्रैनियल हेमोरेज हो सकता है। ठीक है, तो अगर ब्लड प्रेशर हाई होगा तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड डिक्रीज होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, सो जब ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो क्या होगा? सेरिब्रल ब्लड फ्लो भी डिक्रीज होगा, और जब सेरिब्रल ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा तो सेरिब्रल हाइपोक्सिया हो जाएगा, और जब सेरिब्रल हाइपोक्सिया होगा तो वहां पर कन्वर्जन होगा। ठीक है, और यही कन्वर्जन होता है कहां पे? एक्लेम्सिया में। ठीक है, और एक जब कन्वर्जन होगा तो हमको कन्वर्जन को ट्रीट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सेरिब्रल ब्लड फ्लो को इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना, इंक्रीज करना पड़ेगा सेरिब्रल ब्लड फ्लो को। तो कैसे हम इंक्रीज करेंगे सेरिब्रल ब्लड फ्लो को? तो हम उसके लिए इंजेक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है मैग्नीशियम सल्फेट, और मैग्नीशियम सल्फेट का काम क्या है? ये इंक्रीज करता है सेरिब्रल ब्लड फ्लो को। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप? चलिए अब हम और देख लेते हैं थोड़ा। व्हेन देयर इज प्लासेंटल इस्कीमिया, जब वहां पर प्लासेंटल इस्कीमिया होगा तो ये क्या करेगा कि ये मैटरनल कैपिलरीज को भी क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं इसको पहले। व्हेन देयर इज प्लासेंटल इस्कीमिया, it also damage maternal capillaries, और कैसे ये डैमेज करती है मैटरनल कैपिलरीज को? सो बाय रिलीजिंग इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। ठीक है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को रिलीज करके ये मैटरनल कैपिलरीज को भी क्या कर देगा? डैमेज कर देगा। ठीक है, जब प्लासेंटल इस्कीमिया होगा सर तो मैटरनल कैपिलरीज भी डैमेज हो जाएगा। कैसे? सो बाय रिलीजिंग इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। ठीक है, सो व्हेन इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स आर कमिंग, जब भी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स आएगा मदर्स की ब्लड में तो मैटरनल जो ब्लड है, मैटरनल जो कैपिलरीज है वो क्या हो जाएगा? लीकी हो जाएगा, यानी कि लीकेज होने लगेगा वहां से। ठीक है, सो व्हेन inflammatory mediators are coming
coming in mother blood, it makes blood capillaries leaky. It makes blood capillaries leaky. ठीक है, ये ब्लड कैपिलरीज को क्या कर देगा, लीकी बना देगा. ठीक है, अब जब ब्लड कैपिलरीज लीकी होगा तो वहां पर क्या होगा, जो भी फ्लूइड, जो भी लिक्विड कंटेंट होगा वो सब बाहर आ जाएगा, है ना. ब्लड वेसल से सब क्या हो जाएगा, लिक्विड कंटेंट बाहर आ जाएगा. सो लिक्विड कंपोनेंट of blood comes out. ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि मदर की ब्लड कैपिलरीज लीकी हो रही है. ठीक है, अब ब्लड कैपिलरीज लीकी क्यों हो रही है, क्योंकि इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज कर रही है. कौन, प्लासेंटा. क्यों, क्योंकि प्लासेंटल इस्कीमिया है. तो जब यहां पर लिक्विड कंपोनेंट्स बाहर आ जाएगा तो इट लीड्स टू एडिमा एंड एसाइटिस. ठीक है, हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, सो एडिमा भी देखने को मिलेगा और एसाइटिस भी हमको देखने को मिलेगा. सो जब भी पेशेंट पीआईएच के साथ आपके पास आती है तो वहां पर एडिमा और एसाइटिस का भी प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है, और अब देखो, ब्लड वेसल से ब्लड कंपोनेंट, जो भी लिक्विड कंपोनेंट था वो बाहर आ गया. ठीक है, अब जो अंदर रह गया है वो क्या रहा है, ओनली ब्लड सेल्स, है ना. अब अंदर जो ब्लड वेसल्स में रहा है वो क्या रहा है, ब्लड सेल्स. सो इनसाइड द ब्लड vessels only blood cells are present. ठीक है, ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट. जब भी वहां पर सिर्फ ब्लड सेल्स है तो वहां पर क्या होगा सर, सो हेमोकंस्ट्रिक्शन होगा. कंस्ट्रिक्शन इनसाइड ब्लड वेसल्स. और क्यों होगा, बिकॉज ओनली ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट. जब भी ब्लड सेल्स सिर्फ प्रेजेंट होगा तो वहां पर क्या होगा, हेमोकंस्ट्रिक्शन होगा. कहां पे, इनसाइड द ब्लड वेसल्स. अब क्या होगा फिर, हेमोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है इनसाइड ब्लड वेसल्स. अब हेमोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है ब्लड वेसल्स में, तो यहां पर क्या होगा, ड्यू टू हेमोकंस्ट्रिक्शन. आपको याद रखना है, क्यों, ड्यू टू हेमोकंस्ट्रिक्शन there is a risk of thrombosis in blood vessels. देखो फिर से एक बार समझते हैं. इनसाइड द ब्लड वेसल्स में क्या है, सिर्फ ब्लड सेल्स बाकी है. ब्लड सेल्स बाकी तो वहां पर क्या हो रहा है, हेमोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है. और जब हेमोकंस्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, हेमोकंस्ट्रिक्शन होगा तो वहां पर एक थ्रोम्बोसिस होने का रिस्क रहेगा, क्योंकि जितने भी ब्लड सेल्स है वो सब एक दूसरे से कंबाइन होकर एक थ्रोम्बोसिस, एक क्लॉटिंग होगा और वो थ्रोम्बोसिस बन सकता है. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ हाई रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस देयर कैन बी मल्टीपल ऑर्गन डैमेज. क्यों होता है मल्टीपल ऑर्गन डैमेज पीआईएस में, बिकॉज ऑफ हाई रिस्क और इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस. There can be multiple organ damage. और मल्टीपल ऑर्गन डैमेज में कौन कौन सा ऑर्गन डैमेज होगा, सो मोस्ट कॉमनली जो डैमेज होता है वो होता है किडनी. ठीक है, उसके बाद क्या डैमेज होता है, उसके बाद होता है लीवर भी इफेक्ट हो सकता है. इसलिए हमने क्या पढ़ा था कि लीवर का जो एंजाइम है वो क्या होता है, एलिवेट हो जाता है ना. सो लीवर एंजाइम एलिवेट है ना.
और फिर जो है वो CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलता है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, विजुअल डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे होता है एंड ऑर्गन डैमेज, ठीक है, और मल्टीपल ऑर्गन डैमेज। अब एक और चीज आपको क्या याद रखना है किडनी के रिगार्डिंग, देखिए मोस्ट कॉमनली हमने क्या पढ़ा, मोस्ट कॉमनली जो है वो किडनी इफेक्ट होता है। ठीक है, अब किडनी में क्या होता है, ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर, ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर रीनल ब्लड फ्लो जो है, या किडनी का जो ब्लड फ्लो है वो क्या होगा, अभी मैंने बताया था, रीनल ब्लड फ्लो जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होगा सर, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर है ना, ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर रीनल ब्लड फ्लो विल बी डिक्रीज। और जब रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो रहा है तो यूरिन आउटपुट भी क्या होगा, यूरिन आउटपुट ऑफ मदर क्या होगा, ये भी डिक्रीज होगा। यूरिन आउटपुट ऑफ मदर क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसीलिए हमको फिर यहां पर दो चीज देखने को मिलेगा, एक तो हमको देखने को मिलेगा ओलिग यूरिया, एक चीज हमको क्या देखने को मिलेगा, ओलिग यूरिया। ठीक है, सो जब भी पेशेंट PIH के पेशेंट आपके पास आएंगे और जब सीवियर केस में आएंगे तो आपको ओलिग यूरिया भी देखने को मिलेगा। और दूसरा जो है यहां पर GFR का लेवल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा GFR का लेवल डिक्रीज, क्योंकि रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज है ना, और यूरिन आउटपुट ऑफ मदर भी क्या है, डिक्रीज है। सो देखो क्या हो रहा है, ओलिग यूरिया हो रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ GFR का लेवल भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। GFR जब डिक्रीज होगा तो कैपेसिटी, फिल्ट्रेशन का कैपेसिटी, जो किडनी का फिल्ट्रेशन का कैपेसिटी होता है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यूरिक एसिड, यूरिया, क्रेटिनिन भी GFR डिक्रीज होगा तो यहां पर यूरिक एसिड, यूरिया, क्रेटिनिन, इस सब का भी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा होगा, सो इन मदर बॉडी इंक्रीजेस यूरिक एसिड, यूरिया और क्रेटिनिन। ठीक है, सो यूरिक एसिड, यूरिया और क्रेटिनिन ऐसे क्या होता है, मदर की बॉडी में इंक्रीज रहता है। क्यों इंक्रीज रहता है, क्योंकि GFR का लेवल जो है यहां पे वो डिक्रीज हो जाता है। जब भी GFR का लेवल डिक्रीज होगा, कैपेसिटी ऑफ फिल्ट्रेशन डिक्रीज होगा, और जब कैपेसिटेशन ऑफ फिल्ट्रेशन डिक्रीज होगा तो यूरिक एसिड, यूरिया, क्रेटिनिन बढ़िया से फिल्ट्रेट नहीं हो पाएगा, और जब नहीं हो पाएगा तो मदर की बॉडी में यूरिक एसिड, यूरिया, क्रेटिनिन ये सब क्या हमको देखने को मिलेगा, तो सर इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसमें एक और चीज आपको याद रखना है, एडिमा एंड रैपिड वेट गेन इज नॉट अ criteria to diagnose PIH, ठीक है। अगर हमको सिर्फ एडिमा मिल रहा है और पेशेंट बोले कि हमको सीवियर वेट गेन हुआ है या इंस्टेंट वेट गेन हो गया है, तो हम इसके बेसिस पे हम ये डायग्नोसिस नहीं करेंगे कि इस पेशेंट को PIH है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो अभी हमने पढ़ा पैथोफिजियोलॉजी और भी एक्लिम्सिया और हेल्प सिंड्रोम के बारे में, और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट, और फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको 2-3 बार रिवाइज करके देखना है, और जब आप देख लेंगे स्टेप बाय स्टेप, जब खुद से नोट बनाकर लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सो 2-3 बार इसको प्लीज रिपीट करिएगा। थैंक यू।